हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए, जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 42 है और इसमें आपको मिलेंगे जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए, यूके ट्रिपल एससी एस्पिरेंट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही ये जीके एमसीक्यूज। इसके साथ साथ अन्य एग्जाम लाइक यूके पीएससी प्री हो, साथ ही रेलवे, एसएससी, अन्य सभी एग्ज़ाम जिनमें जीके पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज है। इसके साथ साथ देखिए, उत्तराखंड या यूके ट्रिपल एससी एस्पिरेंट जो है ग्रुप सी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग दो टेस्ट सीरीज और आती है हमारी, उनको फॉलो करें। एक तो है सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और दूसरी है उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो यही पूरे पैटर्न पे आधारित टेस्ट सीरीजें हैं दोस्तों, उत्तराखंड जीके की, ये वाली जीके की और सामान्य हिंदी की। अगर आप इनको भी फॉलो करेंगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर आप एग्ज़ाम में कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज पार्ट 42। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा, साथ ही किसी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। युद्ध दिए गए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं, तो एक इनमें रॉन्ग है। कौन सा बताना है आपने। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो घाघरा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो 1530 में नहीं हुआ था, ये 1529 में हुआ था। ठीक है, 1529 में हुआ था। देखिए, खानवा का युद्ध 1527 बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध दोस्तों ये हुआ था किसके बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 बिल्कुल सही है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसके बाद चंदेरी के युद्ध की मैं बात करूँ 1528 बिल्कुल सही है दोस्तों। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में हुआ था। जबकि घाघरा युद्ध की मैं बात करूँ दोस्तों तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में। और 1530 जो यहाँ पे दिया गया इसमें तो बाबर की ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे बाबर मर जाता है और गद्दी पर बैठता है हुमायूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये चारों युद्ध बाबर के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जामों में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि भारत का पहला समाचार पत्र है। हालांकि ज़्यादा समय तक ये चला नहीं समाचार पत्र, काफ़ी ब्रिटिश शासकों ने एक दो साल में इसको बंद कर दिया था। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था द बंगाल गजट का दोस्तों 1780 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 1780। और इसको जो प्रकाशित करने वाले व्यक्ति थे उसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, अमूमन जेम्स हिक्की का आता है ऑप्शन में, तो आपको याद आ जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने ये शुरू करवाया था, हिक्की होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये पत्र दोस्तों कलकत्ता से उसमें प्रकाशित होता था। कहाँ से, कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता से। ठीक है, लेकिन देखिए जब 1780 में प्रकाशित हुआ ये, और उसके बाद क्या हुआ 82 में इसको बंद कर दिया गया, यानी कि 2 साल ही चल पाया ये पेपर। ठीक है, अगर यहीं पे बात है देखिए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का जो पहला समाचार पत्र था वो भी अंग्रेजी भाषी समाचार पत्र था, जो कि मसूरी से निकला था दोस्तों, द हिल्स। ठीक है, मसूरी से प्रकाशन हुआ था ना शुरू। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस वर्ष कॉर्नवालिस कोर्ट का निर्माण किया था। अच्छा क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस देखिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत से इसने सुधार किए दोस्तों, न्यायिक व्यवस्था को बहुत अच्छे से सुधारा इसने। लीगल हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा वहाँ पे इसके क्या क्या कानूनी सुधार थे, क्या क्या इसने कोर्ट वगैरह का भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था। तो कॉर्नवालिस ने देखिए कॉर्नवालिस कोड बनाया था। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड सिंपली मैं बोलूँ तो ये शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। शक्तियाँ जो उसमें थी गवर्नर की, ठीक है, या कार्यकारी वाली, उन शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था ये। और ये कॉर्नवालिस कोड जो था ये लागू हुआ था 1793 में, ऑप्शन ए। ठीक है, 1793 में बना था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेल्लोर विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो सबसे पहले देखिए वेल्लोर विद्रोह पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे बंगाल का गवर्नर तब आप बता पाएंगे जब आपको वेल्लोर विद्रोह की डेट पता होगी। ठीक है, तो वेल्लोर जो विद्रोह हुआ था दोस्तों ये 1806 में हुआ था। बेसिकली बोलो तो 10 जुलाई 1806 में हुआ था दोस्तों ये। ठीक है, वेल्लोर कहाँ पे है, तो ये मद्रास में, वर्तमान चेन्नई, तमिलनाडु में है ये जगह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों ने बड़े पैमाने पर हिंसक वो किया था, प्रदर्शन किया था। ठीक है, और ये हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। और इस समय बात करूँ मैं 1806 का टाइम पीरियड चल रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा बंगाल का गवर्नर था वो सर जॉर्ज वॉरलो था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सर जॉर्ज वॉरलो। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो काश्तकारी अधिनियम भी आया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे दोस्तों। और जब ये अधिनियम आया दोस्तों ये वर्ष था 1822 और इसमें तत्कालीन वायसराय कौन था, हेस्टिंग्स। ठीक है, कौन था, हेस्टिंग्स। देखिए हेस्टिंग्स दो हुए हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना, एक पहले आ जाता है। ठीक है, जब
हमारा पहला वाला हेस्टिंग्स आता है, तो वहाँ पे हमारे कलकत्ता उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह का बनता है, ठीक है, सीन 1773-74 के आसपास का टाइम पीरियड, उससे पहले आ जाता है हेस्टिंग्स। और यहाँ पे वाले हेस्टिंग्स की मैं बात करूँ तो ये सेकेंड वाला हेस्टिंग्स है, ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। तो लॉर्ड हेस्टिंग इसी के टाइम पे देखिए उत्तराखंड इतिहास से भी जुड़ा है ये नाम, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे ही 1814 में क्या हुआ था, आंगल गोरखा युद्ध हो गया था शुरू, ठीक है, आंगल गोरखा युद्ध। ये किसके टाइम पे हुआ था, जनरल गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग करेंगे आप, ठीक है, ध्यान देंगे आंगल गोरखा युद्ध कब हुआ था। और इसी के टाइम पे टेनेंसी काश्तकारी अधिनियम आया था 1822 में। अगला देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय में बैरकपुर सैन्य विद्रोह हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है ऑप्शन से, तो आपको लग रहा होगा यार बैरकपुर सैन्य विद्रोह कौन सा है ये। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह तो बाद में मंगल पांडे ने भी किया था 1857 में, लेकिन टाइम पीरियड के हिसाब से तो कोई गवर्नर जनरल यहाँ पे दिख नहीं रहा, कैनिंग होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह पहले ही हो चुका था 1824 के आसपास, 1824 की घटना है, ठीक है। आंगल बर्मा युद्ध चल रहा था, उसमें क्या चल रहा था, आंगल बर्मा युद्ध। तो आंगल बर्मा युद्ध में दोस्तों क्या हुआ, इन सैनिकों को, जो बैरकपुर के सैनिक थे, भारतीय सैनिक, इनको बोला गया कि आप समुंदर पार जाइए, बर्मा लड़ने जाएंगे। तो समुंदर पार जाना दूसरे देश में, खाना पीना उसमें धर्म के खिलाफ था, तो इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था यहाँ पे, हम नहीं जाएंगे करके वहाँ पे, ठीक है। तो फलस्वरूप क्या हुआ, विद्रोह करने का इन पे एक तो अभियोग लगा, और ऊपर से फिर इनको गोली से उड़ा दिया गया, ठीक है। तो ऐसी एक बर्बर घटना की थी ब्रिटिशर्स ने। ये थी बैरकपुर सैन्य विद्रोह पूरी कहानी, ठीक है, संक्षिप्त में। और इसमें जो गवर्नर जनरल था उसमें वो था लॉर्ड एम हस्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये गलत हो रहा है थोड़ा, लॉर्ड एम हस्ट, ठीक है, लॉर्ड एम हस्ट। इसी के टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको याद करना क्वेश्चन बनता है। प्रथम आंगल बर्मा युद्ध भी हुआ था इसी के टाइम पे, ठीक है, प्रथम आंगल बर्मा युद्ध। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है दोस्तों 1833 का चार्टर्ड एक्ट आता है दोस्तों, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, और पहला बना लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, विलियम बेंटिक, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस गवर्नर जनरल ने समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया, ठीक है। तो कलेक्टर पद देखिए कितना पुराना पद है, जिसको आज हम डीएम बोलते हैं, कलेक्टर, ठीक है। तो कलेक्टर के हाथों में पूरा मतलब प्रशासन दे दिया एक क्षेत्र विशेष का। ये जो हमारा गवर्नर जनरल था दोस्तों, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, लॉर्ड एम हस्ट ही है ये, ठीक है, ऑप्शन डी, जिसके टाइम पे यहाँ पे आंगल बर्मा युद्ध होता है पहला, और जिसके टाइम पे बैरकपुर सैन्य विद्रोह होता है। तो इसी ने क्या किया दोस्तों, समस्त अधिकार कलेक्टर को दे दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया, यह युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो प्लासी का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है दोस्तों। प्लासी का युद्ध वह युद्ध था दोस्तों जहाँ से ब्रिटिशर्स की भारत में हुकूमत करने की मंशा कहीं ना कहीं क्या हो गई थी, साबित हो गई थी, ठीक है। यानी कि ब्रिटिशर्स अब न केवल यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में व्यापार वगैरह पे इंटरेस्टेड नहीं थे, वो समझ चुके थे कि भारत में हम राज कर सकते हैं, और इसका पहला प्रमाण मिला उन्होंने जब भारत में ही भारत के खिलाफ देखा जाए तो युद्ध किया, और ये युद्ध था प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, ऑप्शन डी, 23 जून 1757 को, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। तो प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है, और इसका एक सेनापति था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र क्या होता है, अंग्रेज़ों के साथ चले जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार जाता है इसमें, और यहीं पे से शुरुआत हो जाती है ब्रिटिश हुकूमत की भारत में। अगला देखिए, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है। तो शेर ए मैसूर बहुत फेमस टाइटल है, और ये बोला जाता है टीपू सुल्तान को, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है, टीपू सुल्तान होगा, ये मिस प्रिंट हो गया, सही कर लीजिएगा। तो टीपू सुल्तान को दोस्तों शेर ए मैसूर कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हैदर अली का उत्तराधिकारी था टीपू सुल्तान, और इसकी राजधानी कहाँ थी ये भी पूछा जाता है बहुत से एग्जामों में, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी, ठीक है। और देखिए फाइनली क्या हुआ, टीपू सुल्तान या शेर ए मैसूर किस युद्ध में इसकी मृत्यु हुई थी, क्वेश्चन यही भी बनता है। तो चौथा जो आंगल मैसूर युद्ध था 1799 में जो हुआ था, चौथे युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो मानव एकता दिवस, ठीक है, तो ये मनाते हैं दोस्तों हम प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ये मनाया जाता है, एक हिसाब से देखा जाए तो यूएन की तरफ से होता है, एकता का संदेश देने के लिए 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाते हैं, और शुरुआत हुई थी 2005 से इस डे को मनाने की, ठीक है।
अगला देखिए, गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, देखिए। और गोवा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है हमारा 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ही सही आंसर है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको पता होगा जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था ना 1947 में, उस समय भी गोवा स्वतंत्र नहीं था। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। बहुत टाइम लग गया था गोवा से पुर्तगालियों को खदेड़ने में, ठीक है। उसके बाद 1961 का टाइम पीरियड आता है। तो 1961 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ गोवा। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक है। अगला देखिए, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है दोस्तों सिस्मोलॉजी। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, सिस्मोलॉजी, ठीक है। सिस्मोलॉजी हुआ है, इसको सही कर लें, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, ठीक है। और आपको पता है भूकंपीय तरंगों को किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंपीय तरंगों को। और भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर स्केल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, जब मैग्मा गुंबदाकार आकार में जम जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, या क्या कहलाता है? तो मैग्मा क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, मैग्मा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद क्या होता है, अंदर से, धरती के अंदर से क्या निकलता है? गर्म लावा निकलता है, ठीक है, लावा या मैग्मा। तो लहरदार आकृति में जब ये मैग्मा जमता है दोस्तों, ठीक है, तो लहरदार आकृति में जब ये जमता है तो इसको बोलते हैं हम फैकोलिथ। ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुंबदाकार आकार में जब ये जमता है, तो गुंबदाकार आकार में जब जमता है तब ये कहलाता है दोस्तों लैकेलिथ, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। तो देखिए, लावा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी हैं कुछ जो आज भी निरंतर जिनमें विस्फोट होते रहते हैं, ठीक है। कुछ सक्रिय होते हैं, कुछ उसके बाद हमारे सुप्त होते हैं, कुछ प्रसुप्त हो जाते हैं, बिल्कुल ही एक ही बार फटे फिर नहीं फटे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको भूगोल का अध्ययन करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मैग्मा होता है तरल लावा, बोल सकते हैं सिंपली मैग्मा। तो मैग्मा जब गुंबदाकार आकार में जमता है, जब मतलब जैसे पहाड़ से विस्फोट हुआ है, किसी भी सोर्स से मैग्मा निकला, उसके बाद जब ये गुंबदाकार, गुंबद कैसा होता है, ऐसे टाइप का होता है ना गुंबद ये, ठीक है, गुंबद ये, इस आकार में जब मैग्मा जमता है तो इस आकार में बोलते हैं लैकेलिथ, ठीक है। और लहरदार, जैसे लहर निकल रही है मैग्मा की, ठीक है, लहर के अनुसार ये जम गया तो फिर इसको बोलते हैं फैकोलिथ, ठीक है। और मैग्मा अगर भूमि के पृष्ठ में फैल कर जम जाता है, मैग्मा दे जैसे यहाँ से निकला, उसके बाद ये ज़मीन पे आया, ज़मीन पे फैल गया ऐसे, तो ज़मीन पे फैलने वाली परतों में जब फैलता है और जमता है तो इसको सील कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए, लंबवत जब दरार नुमा फंसता है, बनता है, लावा जमता है, तो इसमें बोलते हैं हम इसको ऑप्शन डी डाइक, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं, एक बार आप रिवीजन ज़रूर कर लें। देखिए डिस्क्रिप्टिव सेशन देखें आप, लूसेंट जीके में देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया गया है। अगला देखिए, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट और नमक की चट्टान किस प्रकार के उदाहरण हैं, ठीक है। तो बताइए, ये बहुत बार पूछा जाता है, बलुआ पत्थर तो खासकर बहुत बार पूछा जाता है। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट और नमक की चट्टानें, ये सभी रखी जाती हैं दोस्तों अवसादी चट्टानों में, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर इसका, अवसादी चट्टानें। देखिए, अवसादी जो चट्टानें होती हैं परतदार चट्टानें होती हैं, ठीक है। और इन चट्टानों में खासकर जो हमारी वनस्पतियाँ होती हैं या हमारे जो जीव जंतु होते हैं, इनके जीवाश्म भी मिलते हैं, जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स। मैक्सिको में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी निम्न में से किसका उदाहरण है, ठीक है। तो मैक्सिको में है एक ज्वालामुखी, आपको पता चल गया कौन सा, कोलिमा ज्वालामुखी, ठीक है। और कोलिमा ज्वालामुखी जो है दोस्तों, ये है सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इतने तरह के ज्वालामुखी होते हैं। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब है जिसमें समय समय पे क्या होता है, लावा निकलते रहता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। प्रसुप्त तो आपको पता है, प्रसुप्त बिल्कुल ही एक बार जो हुआ उसके बाद जो बिल्कुल ही शांत हो गया, ठीक है, वो प्रसुप्त कहलाता है। शांत ज्वालामुखी ऐसा है जो एक बार विस्फोट हो गया लेकिन भविष्य में भी उसमें संभावना है, तो इस तरह के हैं। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा जरूर एक बार, ठीक है। तो मैक्सिको में स्थित है कोलिमा ज्वालामुखी, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ओके। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है विश्व का, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इक्वाडोर में है दोस्तों ये, ठीक है। और इसका नाम क्या है? कोटापेक्सी। इक्वाडोर में स्थित है ज्वालामुखी, ध्यान रखेंगे, इसका नाम है कोटापेक्सी। बहुत बार पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में, एसएससी रेलवे में खासकर क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के, ठीक है। और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 5897 मीटर है कोटापेक्सी की, ये भी याद रखना चाहिए आपको, एक सिंपल फैक्ट है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी निम्न में से किस पर्वतमाला पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए घुमा दिया क्वेश्चन को। तो शांत ज्वालामुखी यहाँ पे पूछा गया है और देखिए दिए गए ऑप्शनों के हिसाब से
सही आंसर हो जाएगा एंडीज़। एंडीज़ पर्वतमाला आपको पता है दोस्तों, ठीक है। एंडीज़ पर्वतमाला ये जो है दक्षिणी अमेरिका में फैली हुई है, और इसी एंडीज़ पर्वतमाला पर एक पर्वत है एकांकगुआ, ठीक है। तो एकांकगुआ दोस्तों जो है ये हमारा एक शांत ज्वालामुखी है, जबकि एंडीज़ में ही एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है जिसका नाम है ओजस डेल सालाडो, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, लेकिन यहाँ पे शांत पूछा गया, तो शांत एकांकगुआ जो कि एंडीज़ पर्वतमाला में है। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना किस वर्ष खोला गया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली हमारी जो लौह इस्पात वाली कंपनी खुली या कारखाना खुला, ये किस वर्ष खुला था? ये खुला था दोस्तों 1874 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। और भारत में जो पहला लौह इस्पात कारखाना खुला दोस्तों, ये हमारा कहाँ खुला था? कुल्टी नामक प्लेस पे, पश्चिम बंगाल में। कौन से प्लेस पे? कुल्टी। कुल्टी एक प्लेस है दोस्तों, आसनसोल इसको बोला जाता है आजकल, ठीक है। और यहाँ पे ये कंपनी खुली थी बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी ये भी बनता है क्वेश्चन कि भारत में जो पहला लौह इस्पात कारखाना था कुल्टी में स्थित है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बराकर नदी बहती है यहाँ पे। कौन सी? बराकर। ये भी याद रखें आप, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है आपका। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का, देखिए राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय गणित दिवस, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो गणित दिवस है हमारा दोस्तों, ठीक है, गणित दिवस जो हमारा मनाया जाता है वो हमारे एक महान गणितज्ञ के बर्थ डेट को हम मनाते हैं, जिनका नाम था श्रीनिवास रामानुज अयंगर, ठीक है। रामानुजम की अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे उनको शोध पत्र के लिए इंग्लैंड बुलाया जाता है, बहुत सी चीज़ें आप जानेंगे, ठीक है। तो इनके नाम पर एक राष्ट्रीय गणित दिवस होता है दोस्तों, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था तमिलनाडु में हुआ था, हालांकि बाद में देखिए बहुत ही अल्पायु में इनका निधन हो जाता है, ठीक है। और गणित दिवस की मैं बात करूँ तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। और इसके एक दिन बाद दोस्तों 23 दिसंबर आते हैं। 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय किसान दिवस, ठीक है, नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को। आपको ये सभी चीज़ें याद होनी चाहिए, डेज से भी क्वेश्चन। स्टैटिक जीके का मतलब यही है, ये जितनी भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था जीके टेस्ट पार्ट 42। कितना स्कोर किया आपने बताइएगा। आज तो मेरे हिसाब से 20/20 स्कोर होना चाहिए आपका, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन इसमें रखे थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे ये, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीके के क्वेश्चन जहाँ पे पूछे जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छे से अपना ध्यान रखें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें और अच्छे से अपनी स्टडी करें।